Hello friends, welcome to session 3 of our chapter journal. सेशन 1 में हमने बेसिक जर्नल एंट्री सीखा, उसमें एक चार्ट प्रिपेयर किया जिससे हमें आइडिया मिला कि बिजनेस में ऑल टुगेदर क्या-क्या ट्रांजैक्शंस पॉसिबल। सेशन 2 में हमने कुछ स्पेशल एंट्रीज की जो कि बहुत रेगुलर एंट्रीज नहीं है बट ऐसा एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब सेशन 3 में हम लोग एक तरह से एक चैप्टर है बुक में अलग से दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, बट इसको हम जर्नल के साथ ही करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारा ऐसा जर्नल एंट्रीज हमें सीखने मिलेगा जो कि हमें जब हम पूरा सम्स को और लेजर बनाना प्रिपेयर करेंगे तो उस समय इसका नॉलेज का जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से हम लोग का ये जो जर्नल का सेशन 3 है, दिस इज ऑलमोस्ट डूइंग अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So the topic is journal proper. At one time, there was only one book of original entry which was used for recording each and every transaction. एक समय ऐसा हुआ करता था कि बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सबको रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम मेंटेन किया करते थे। दिस बुक इज कॉल्ड जर्नल और उस बुक को हम लोग बोलते थे जर्नल। But now, when we speak of journal, we do not mean any and every book of original entry. पर आज जब हम जर्नल का खाता बोलते हैं तो इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी बुक ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल के अलावा भी बहुत सारे बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब्सिडियरी बुक्स कहलाते हैं, वो लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स, जैसे परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। ये 5-6 अलग अलग बुक्स होते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, तो ये सारे बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा एक और बुक मेंटेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, और सिर्फ वही एक बुक होता है जिसमें हम लोग एक्चुअली जर्नल एंट्री पास किया करते हैं। ठीक है, we mean that particular book of original entry which is reserved for occasional or unusual transactions which cannot be recorded in the specially classified books. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये स्पेशली क्लासिफाइड बुक्स कौन कौन से हैं? तो स्पेशली क्लासिफाइड बुक्स जो होते हैं जिसका मैंने अभी नाम बताया वो होते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, और फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल बुक्स। अब आता है कि सर इन सब बुक्स का रोल क्या है, तो मैं जस्ट में बता दूं। वैसे जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। परचेज बुक जो होता है ये रिकॉर्ड करता है ऑल क्रेडिट परचेज एंट्री। सेल्स बुक रिकॉर्ड करता है ऑल क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड करता है सारे जो रिटर्न्स आए। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड करता है सारे जो सेल्स का रिटर्न आया। ठीक है, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करता है जो भी परचेजेस मैंने रिटर्न किए। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड करता है जो मैंने सामान बेचा था और वो रिटर्न आया। कैश बुक रिकॉर्ड करता है ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। कोई भी सामान खरीदा हो, चाहे हमने पैसा पेमेंट किया है या पैसा रिसीव किया है, सारा का एंट्री हमारे कैश बुक में होता है। उसके बाद होता है बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। बिल्स रिसीवेबल यानी जो भी बिल हमें लेना है, रिसीव करना है, तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्री होता है। जो भी बिल्स हमने एक्सेप्ट किया और हमें सामने वाले को पेमेंट करना है उसका एंट्री बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बुक बनता है जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, एंड दिस रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस जो ऊपर वाले किसी भी बुक में एंट्री नहीं होते। क्वेश्चन आता है सर ऐसा कौन सा हो सकता है? जैसे एग्जांपल देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बोल लो या कोई भी असेट बोल लो, तो हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स का परचेज का एंट्री तो हम लोग परचेज बुक में दिखाते हैं, पर जब हम असेट खरीदते हैं तो उसको तो परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे क्योंकि परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नॉट असेट्स। ठीक है, वैसे ही सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नॉट असेट्स। तो जब असेट का परचेजिंग होता है या कोई पुराना असेट को हम सेल करते हैं तो वो सारा एंट्री हम लोग ये अलग से जो खाता बना है उस खाता में एंट्री करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर।
यूजेस ऑफ जर्नल प्रॉपर कहाँ कहाँ यूज आता है? In the modern days, the journal is generally used for following purpose. Number one, opening entry पास करने में. अभी हम लोग सब सीखेंगे कि opening entry क्या होता है, कैसे पास किया जाता है. ठीक है, in passing opening entries, that is entries passed to open a new set of books. उसके बाद ट्रांसफर एंट्री करने में. ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग कोई भी पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री. नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट को हमने उधारी में परचेज किया है या फिर उधारी में सेल किया है तो उसका एंट्री हम लोग यहाँ पास करते हैं. फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दैट इज एंट्रीज नीडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड व्हाइल राइटिंग द बुक्स. यानी लिखते समय अगर कोई एंट्री में गलती हो गया है तो वो गलती को हम लोग सुधारेंगे कैसे, उसके लिए रेक्टिफिकेशन का एंट्री पास करना पड़ता है. तो वो रेक्टिफिकेशन का जो एंट्री हम पास करते हैं उसको भी हम लोग इसी बुक्स में एंट्री देते हैं. उसके बाद होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज, दैट इज एंट्रीज नीडेड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स टू ब्रिंग इनटू अकाउंट सच आइटम्स लाइक अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा. अक्रूवल्स यानी कुछ पैसा पावना है जो अभी तक नहीं मिला तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसका एंट्री करना पड़ता है. कुछ ऐसा पेमेंट है जो मुझे करना है पर मैंने शायद अभी तक नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है. प्री पेमेंट्स का मतलब होता है कुछ पेमेंट मैंने एडवांस में कर रखा है, उसका एंट्री करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन हुआ, उसका एंट्री करना पड़ेगा. तो ये सारा चीज एडजस्टमेंट एंट्रीज के कैटेगरी में आता है. तो देखो ये जितना भी अपने एंट्रीज बात कर रहे हो, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन का एंट्री, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, ये भी तो सब जर्नल एंट्री है. तो इसीलिए जर्नल प्रॉपर को हमेशा जर्नल के साथ पढ़ना चाहिए ताकि जब हमको पूरा आइडिया हो जाए कि ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, देन आई विल बी इन द बेटर पोजीशन टू कंप्लीट माय चैप्टर ऑन जर्नल. क्या होता है, लोग पूरा नॉलेज लेते नहीं है, आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं जर्नल का और फिर जर्नल का सम्स करने बैठ जाते हैं. सम्स में इस तरह का कुछ एडजस्टमेंट एंट्री आ जाता है तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने अभी तक एडजस्टमेंट एंट्री सीखा ही नहीं, उनको आइडिया ही नहीं है कि कौन कौन सा एंट्री और हो सकता है, क्या क्या कैटेगरीज ऑफ एंट्रीज होते हैं, उनका इनको कोई आइडिया नहीं. तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रीफर कि हम लोग को जर्नल में के साथ ही जर्नल प्रॉपर वाला चैप्टर करना चाहिए. नेक्स्ट, क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है? एंट्रीज नीडेड टू ट्रांसफर द नॉमिनल अकाउंट्स टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी जितना भी हमारा नॉमिनल अकाउंट्स है, खर्चा और कमाई से रिलेटेड अकाउंट, वो सारे अकाउंट को हम लोग को ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है. इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री. उसके अलावा एनी अदर ट्रांजैक्शन ऑफ स्पोरेडिक टाइप, यानी जो अचानक से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं था या प्लान आउट नहीं किया था, जिसके लिए कोई स्पेशल बुक्स मेंटेन नहीं किया हुआ है, वो सारे ट्रांजैक्शन का एंट्री भी हम यहाँ करेंगे. जैसे राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, अलाउंस टू डेटर्स, डिसऑनर ऑफ बिल्स, ये सारा ट्रांजैक्शन जो है वो सारा इसी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगा. अब एक एक करके समझते हैं कि एंट्रीज होता कैसे है, कैसे किया जाता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, कैसे करते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज, when a business is commenced, यानी जब बिजनेस स्टार्ट होता है, the assets and liabilities brought into account or business are incorporated in the books of accounts by means of a journal entry. यानी जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी असेट्स आ रहा है, जो भी लाइबिलिटीज आ रहा है, उसको फर्स्ट टाइम हम लोग को अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. यानी उसका फर्स्ट टाइम हम लोग जब अपने बुक्स में एंट्री करते हैं, उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. और ये एंट्री कैसे क्रिएट किया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट बाय मींस ऑफ अ जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग द असेट्स. जितने भी असेट हमारे पास आए हैं हम सबको डेबिट करते हैं. एंड क्रेडिटिंग द लाइबिलिटीज ब्रॉट इन. जितना भी असेट आया है उसको डेबिट करो, जितना भी लाइबिलिटीज आया है उसको क्रेडिट करो. एंड ऑल्सो क्रेडिटिंग द कैपिटल अकाउंट. और फिर जो बैलेंस बचेगा, यानी असेट माइनस लाइबिलिटी करके जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो,
Mr. A has a following ledger balance on 31st December 2006. बिल्डिंग जो मेरा असेट है 50,000 रुपया, फर्नीचर है, डेटर है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी में आता है, याद रखना। बैंक है असेट, मोटर वैन है असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरा लाइबिलिटी, कैश है मेरा असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरा लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो जो मेरा असेट है सबको डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, डेटर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, मोटर वैन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, टू क्रेडिटर 8,000 रुपया, टू बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आई होप सबको पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में नेगेटिव बैलेंस, बैंक से एक तरह का लोन लिया हुआ। तो जो बैंक से हम लोन ले रखे हैं वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है, जो ड्यू हो चुका है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये सारे लाइबिलिटीज को लिख दिए। अब सारा असेट को टोटल किए, लाइबिलिटी को माइनस किए, तब जाके मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया टू कैपिटल, दैट इज 63,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग असेट एंड लाइबिलिटीज एट दिस डेट ब्रॉट इनटू अकाउंट फॉर द न्यू ईयर, यानी नए साल में जितना भी असेट्स और लाइबिलिटीज है उन सबको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको बोलते हैं ओपनिंग इंट्री। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग एंट्री करना है। ठीक है, अभी दिखा, यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून लिमिटेड। डेबिट बैलेंस एज ऑन 1/4/2005। असेट्स में मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, MSABC लिमिटेड कोई डेटर है मेरा, एंड मिस्टर एक्स नाम का कोई डेटर। और लाइबिलिटीज में मेरे लोन ले रखा है 1.5 लाख रुपया का, और मिस्टर वाई मेरा क्रेडिटर है 20,000। तो ये जो बैलेंसेस आए हैं ये क्या होगा, इसका क्या एंट्री करेंगे? ये एंट्री जो हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2005 को, इसको बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। अब क्या होता है, स्टूडेंट लोग ओपनिंग एंट्री पढ़े नहीं है, उनको ओपनिंग एंट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लोग वेट कर रहे हैं कि जब स्कूल में जर्नल प्रॉपर नाम का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब वो लोग ओपनिंग एंट्री सीखेंगे। कोई बात नहीं, बट अचानक से जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन इस तरह से प्लेस कर दिया जाएगा, अब ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट टोटली कंफ्यूज, क्योंकि आज तक स्कूल में या ट्यूशंस में वो लोग डिस्कस ही नहीं किए हैं ओपनिंग एंट्री क्या होता है। और दे आर वेटिंग कि जब सेकेंड टर्म में जर्नल प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब हमें ये पता चलेगा। पर सेकेंड टर्म में पढ़ाया जाएगा, पर फर्स्ट टर्म में जो या यूनिट टेस्ट में जो एग्जाम आएगा उसी में ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पर स्टूडेंट लोग पूरा एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि हम लोग को तो पता ही नहीं था कि इसका क्या करना है। वो लोग यहाँ से एंट्री करना, वो लोग ये पार्ट पढ़ते भी नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पेपर में ये पार्ट पढ़ते ही नहीं है, सोचते ऐसे ही कुछ दिया हो, बकवास। वो लोग सीधा 2 तारीख से एंट्री, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वेयर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये ट्रांजेक्शंस का एंट्री वो लोग करना चालू कर देते। तो ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसका तो पूरा मार्क्स गया। तो ये गलती हमें नहीं करना, इसीलिए आई एम टीचिंग यू जर्नल प्रॉपर। स्कूल में कब पढ़ाया जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में, या हो सकता है पूरा साल ये चैप्टर ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ये चैप्टर को कभी कभी कोई स्कूल बहुत कैजुअली ले लेता है और पढ़ाता भी नहीं। बट अपने लोग पूरा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे और अपने लोग पूरा जर्नल का नॉलेज लेंगे, उसके बाद लेजर में जाएंगे। ठीक है, पूरा जर्नल का जब कंप्लीट नॉलेज होगा तब लेजर में जाएंगे, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा माइंड। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया ओपनिंग एंट्री किसको बोलते हैं, और ओपनिंग एंट्री अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से वो लोग प्लेस करते हैं क्वेश्चन। तो हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग लाइन से पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये मत सोचो कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिया है तो बस यहीं से एंट्री करना है। ऊपर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका भी ओपनिंग एंट्री पास होगा। उसके बाद तो जो हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो तो करना ही है, पर ओपनिंग एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा ये होगा। क्लियर, समझ में आ गया ओपनिंग एंट्री क्या होता है, कैसे एग्जाम में आएगा। नाउ कमिंग टू ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या? Sometimes it is necessary to transfer the balance of one account to another account. The journal entry passed for this purpose is called transfer entry. और इस पर्पस के लिए जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। रूल क्या है? The debit balance of an account can be transferred to another account
by crediting the former and debiting the latter. यानी मेरा कोई डेबिट बैलेंस है, सपोज कोई मेरे से रुपया पाता है तो वो अपने बुक्स में मेरे को डेबिट कर रखा है। अब मेरा कोई रिलेटिव जाएगा और बोलेगा आप मनीष से पैसा मत लीजिए, मैं उसका पैसा दे दूं। ठीक है, मान लो मेरे रिलेटिव का नाम है मिस्टर ए, और वो जाके उस दुकानदार को बोलेगा जिससे मैंने उधारी ले रखा है, वो बोलेगा आप मनीष को पैसा के लिए मत बोलना, मैं आप मनीष का पैसा दे दूं। तो अब क्वेश्चन आता है वो दुकानदार क्या एंट्री पास करेगा? उसने अभी तक मनीष अकाउंट डेबिट कर रखा है। अब वो क्या करेगा? अब क्योंकि मिस्टर ए ने कमिटमेंट दे दिया है पेमेंट करने का, तो वो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट कर देगा, यानी मेरे को क्रेडिट कर देगा और मेरे बदले मिस्टर ए को डेबिट कर देगा, क्योंकि अब मिस्टर ए से वो पैसा मांगेगा, वो मनीष से पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए ने बोला कि आप मेरे से पैसा मांगना, तो अब मिस्टर ए उसका डेटर हो गया, तो मिस्टर ए को डेबिट करके वो मनीष को क्रेडिट कर देगा। तो यानी क्या हुआ, उसने डेबिट बैलेंस को मनीष अकाउंट से ट्रांसफर करके मिस्टर ए के अकाउंट में डाल दिया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, और कुछ नहीं। Similarly, the credit balance of an account can be transferred to another account by debiting the former and crediting the latter. और वही अगर मान लो मैं उस दुकानदार के बुक्स में क्रेडिटर होता, मैंने उस दुकानदार को कोई सामान उधारी में दे रखा है, तो वो उसके बुक्स में मैं क्रेडिटर होता तो वो मेरे को क्रेडिट कर रखा था। पर अब मान लो मेरा कोई रिलेटिव जाएगा और मेरे साथ जाएगा ऑफकोर्स, और मैं उसको बोलूंगा कि देखो भाई, मैं जो तुमसे रुपया पाता हूं ना, वो मेरे को मत देना, वो आप मिस्टर ए को दे देना। तो अब वो किसको पेमेंट करने के लिए ड्यू है? अब वो दुकानदार मिस्टर ए को अपना क्रेडिटर समझेगा, तो वो अभी तक जिसने मुझे क्रेडिट कर रखा है वो अब मुझे डेबिट कर देगा। अब वो एंट्री करेगा मनीष अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, यानी मेरे को डेबिट करके वो मिस्टर ए को अब क्रेडिट कर देगा। तो इस एंट्री को भी बोलते हैं ट्रांसफरिंग। तो डेबिट बैलेंस भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी गिव जर्नल एंट्रीज complete in every detail for the following. At the request of Mr. B, in the books of Mr. B, at the request of Mr. B, an important client, Mr. P Singh, ठीक है, agreed that the debt of rupees 30,000 owing from his brother Mr. K Singh be transferred to his account as now owing from Mr. P Singh. यानी यहां पर हम लोग किसका रोल प्ले कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी है, यानी हम लोग कौन है? हम लोग मिस्टर बी। हम लोग मिस्टर बी जो है, हम लोग मिस्टर पी से इनको बोले, देखिए मिस्टर पी, आपके भाई मिस्टर के से हम 30,000 रुपया पाते हैं, पर मेरे को लगता नहीं है कि मिस्टर के 30,000 रुपया पेमेंट चुका पाए, तो आप काइंडली उसका डेट ले लीजिए। यानी अगर आप उसके बिहाफ में पेमेंट करने के लिए राजी हो तो मैं आपको डेबिट कर दूं। तो मिस्टर पी से बोला कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, उसका अभी फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, वो 30,000 रुपया आप मेरे से ले लें। मिस्टर के को छोड़ दो, आप वो 30,000 रुपया मेरे से यानी मिस्टर पी से ले लें। तो अब मैं जो मिस्टर बी हूं, मेरे बुक्स में मिस्टर पी मेरा डेटर हो जाएगा और मैं मिस्टर के को क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? पी सेन अकाउंट डेबिट टू के सेन। पहले मैं के सेन से रुपया पाता था, अब मैं के सेन को क्रेडिट कर दिया, उसके बदले उसका भाई मिस्टर पी सेन को डेबिट कर दिया। तो एंट्री हो गया पी सेन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर के सेन, डेट ओइंग फ्रॉम के सेन ट्रांसफर टू पी सेन अकाउंट एज पर अग्रीमेंट। नेक्स्ट, मिस्टर बी withdrew for personal use goods worth rupees 6,000 from godown and stationery worth rupees 500 from office stationery. तो ये सामान क्या हुआ? अभी तक परचेज अकाउंट में डेबिट था, चाहे स्टेशनरी था या गुड्स था, जो भी। अब क्या हुआ? स्टेशनरी गुड्स नहीं था, स्टेशनरी तो हम लोग यूज करने के लिए खरीदे थे, पर वो अब वो अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले जा। तो अब एंट्री वो ड्राइंग्स वाला हो जाएगा, ये भी एक ट्रांसफर एंट्री होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 6,500, गुड्स जो विथड्रॉ किया वो हो जाएगा टू परचेज अकाउंट 6,000, और स्टेशनरी वो जो अपने घर ले गया वो हो जाएगा टू स्टेशनरी अकाउंट 500। विथड्रॉल ऑफ गुड्स एंड स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। क्लियर? समझ में आया ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, किस तरह से किया जाता है?
नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट एंट्रीज. Transactions whose effects overlap two or more accounting periods require adjusting entries at the end of the period. याद रखना, ये जो एडजस्टिंग एंट्री हम लोग करते हैं कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करते, ये हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड ये एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करते हैं. यूजुअली एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम्स. यानी ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया है, मैंने पे नहीं किया, और ऐसा कमाई जो ड्यू हो चुका है पर मुझे मिला नहीं. तो जो एक्सपेंस मुझे पे करना बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस, और जो इनकम मेरा लेना बाकी है उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम. फिर होता है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कोई खर्चा मैंने एडवांस में पे कर रखा है. फिर होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम हम एडवांस में रिसीव कर रखे हैं. कुछ होता है बैड डेट्स. ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन ड्राइंग्स. यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये सारा एडजस्टमेंट इंक्रीज होता है जो एंड ऑफ द पीरियड हम लोग ये एंट्री करते हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये एंट्री में क्या क्या होता है और कैसे करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा देना बाकी रह गया एंड ऑफ द ईयर, तो एंट्री हो जाएगा 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी हम लोग का एंड ऑफ द पीरियड है. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मान लो कि रेंट बाकी रह गया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. अगर सैलरी देना बाकी रह गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. ठीक है, फिर अगर कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट. ठीक है, एडवांस में जब हम लोग कोई पेमेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. ये मेरा असेट होता है, ये एक तरह से एडवांस में मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरे लिए अच्छी बात है, यानी ये मेरा असेट है. तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस. अगर मैंने रेंट एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट. अगर मैंने किसी को सैलरी एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी. अगर मैंने किसी को कमीशन एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन. इस तरह से एंट्री पास हो. नेक्स्ट है अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम मतलब कोई इनकम मेरा पावना है जो अभी तक मुझे मिला नहीं, तो जो पावना है, रिसीवेबल है, वो असेट है. तो अक्रूड इनकम का एंट्री हो जाएगा अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम. ठीक है, क्या हो जाएगा? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. सपोज मैंने कोई सर्विस किया है जिसका मुझे मान लो कमीशन मिलना चाहिए, तो एंट्री हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन. ठीक है, और मान लो कोई इनकम मुझे एडवांस में मिल गया, तो अगर कुछ पैसा मैं एडवांस में लेके बैठा हूं तो वो मेरे लिए एक तरह से लायबिलिटी, तो एंट्री हो जाता है इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो जाता है मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एडजस्टमेंट. अब बगल में देखो बैलेंस शीट का ये लेजर बनाया हुआ है, तो लेजर के लिए हम लोग को बस इतना ही समझना है कि जो भी चीज मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस. ये कुछ बेसिक चीज याद कर लो. लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, और असेट का डेबिट बैलेंस होता है. तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस सीडी. प्रीपेड एक्सपेंस ये मेरा असेट होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस का अगर हम लोग लेजर अकाउंट खोलते हैं तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो टू बैलेंस बीडी होगा और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी. ठीक है, फिर अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम मेरा क्या है? असेट है, तो सेम असेट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी के लिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट. नोट, द अबव एंट्रीज आर पास्ड ऑन 31st दिसंबर. यानी ये जो एंट्री जितना भी हम लोग पास किए हैं ये सब क्लोजिंग डेट में पास हुआ है. नाउ व्हेन द एंट्री विल बी पास्ड ऑन 1st जनवरी, यानी आज 31 दिसंबर है तो मैंने ये सारा एंट्री पास किया. अब ये एंट्री को जब मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होगा
यानी नया खाता जो बनेगा उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा ये सारा 1 तारीख को, ऑल द अबव एंट्रीज विल बी रिवर्स्ड। तो सारा एंट्री जो मैंने क्लोजिंग में पास किया है वो सारा एंट्री रिवर्स हो जाएगा। तो क्लोजिंग डेट का हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री सीखा है। अगर ये एंट्री को फिर ओपनिंग डेट में यानी ओपनिंग एंट्री बना के लिखना पड़े तो ये सारा एंट्री को हम लोग रिवर्स कर दें, यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो बन जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, इस तरह से ये सारा रिवर्स हो जाएगा। पर ये रिवर्स वाला एंट्री जनरली आता नहीं है, ओपनिंग डेट वाला मोस्टली हम लोग से क्लोजिंग डेट वाला एंट्री करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो 4 या 5 एंट्री है वो हम लोग को एकदम अच्छा से याद होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एंट्री होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या होता है, अक्रूड इनकम का और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या एंट्री होता है। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज जो हमें पता होना चाहिए मैं इसको थोड़ा सा लिस्ट में बता देता हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पास क्या क्या चीज होता है, असेट होता है, लाइबिलिटी होता है, फिर हम लोग के पास यहाँ पर लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, यहाँ इनकम होता है और गेन्स होता है। तो ये तीनों चीज यानी असेट हुआ, लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, ये तीनों का डेबिट बैलेंस होता है। यानी इसका जब भी हम लेजर खोलेंगे तो टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, और ये जो लाइबिलिटी होता है या इनकम होता है या गेन होता है इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनका जब भी हम लेजर खोलेंगे तो बाई बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा। नेक्स्ट चीज, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको अगर हम डेबिट करते हैं यानी हम उसको प्लस कर रहे हैं, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको अगर हम डेबिट कर रहे हैं, मान लो सैलरी मेरा पहले से 5,000 रुपया पेमेंट किया हुआ, अब मैं बोल रहा हूं मैंने 1,000 रुपया और डेबिट किया सैलरी में, तो 5,000 रुपया पहले से मेरा पेमेंट किया हुआ है, 1,000 अभी और डेबिट हुआ तो वो प्लस होगा, माइनस नहीं। तो टोटल सैलरी मेरा 6,000 रुपया हो जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि मैंने सैलरी 5,000 रुपया दे रखा है, उसमें 1,000 रुपया सैलरी क्रेडिट किया यानी माइनस किया, तो माइनस करने से मेरा बैलेंस हो जाएगा 4,000। तो क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली कैसे पहचानेंगे कि कब प्लस करना है कब माइनस। तो सिंपल रूल है, जिसका डेबिट बैलेंस होता है चाहे वो खर्चा हो या लॉस हो या असेट हो, जिसका भी डेबिट बैलेंस होता है अगर जर्नल एंट्री में वो अकाउंट दोबारा डेबिट हुआ तो यानी प्लस हो रहा है, और अगर जर्नल एंट्री में वो अकाउंट क्रेडिट हुआ इसका मतलब माइनस हो रहा है। सिमिलरली जिसका क्रेडिट बैलेंस है चाहे वो लाइबिलिटी हो, इनकम हो या गेन हो, जिसका भी क्रेडिट बैलेंस है अगर वो जर्नल एंट्री में दोबारा क्रेडिट होता है वो अकाउंट तो इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं, और अगर जर्नल एंट्री में वो डेबिट होता है इसका मतलब हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं। तो ये बेसिक रूल एकदम दिमाग में बैठा लो कि डेबिट जिसका बैलेंस है उसको डेबिट करने से प्लस होगा, क्रेडिट करने से माइनस होगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करने से माइनस होता है और क्रेडिट करने से वो प्लस होता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली अभी हम लोग लेजर में जब जाएंगे और फाइनल अकाउंट्स ये सब सीखेंगे उसमें ये सब बार बार जरूरत पड़ेगा, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये सब बेसिक नॉलेज में जर्नल के साथ दे देना चाहता हूं कि जब हम लोग वहां पर आगे चले तो ये सब कुछ बेसिक कंफ्यूजन दिमाग में नहीं हो कि सर ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, तो ये सब डाउट नहीं हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है, और डेबिट बैलेंस का रूल क्या है, क्रेडिट बैलेंस का रूल क्या है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नल प्रॉपर। तो हमने 3 सेशन में जर्नल को डिवाइड किया है, एंड ये तीनों सेशन के बाद हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज हो गया है जर्नल। जर्नल में जितना नॉलेज चाहिए ऑलमोस्ट हमने गैदर कर लिया है। अब क्या होगा, जितना आप लोग जर्नल प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो छोटा मोटा डाउट्स प्रैक्टिस करते समय आते रहेगा, पर मोस्ट ऑफ द चीज ये है कि जितना हमने कवर किया उतना अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लो तो डाउट्स 95% केसेस में डाउट नहीं है। हो सकता है 5% केसेस कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन दे दिया जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां हल्का फुल्का डाउट अराइज होगा, वो हम लोग डेफिनेटली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी जो 3 सेशन में हम लोग सीखे हैं आप उसको एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर बुक्स का सम्स करना स्टार्ट करना, उसके पहले तब आप लोग का बुक्स का कोई भी सम आसानी से आप लोग कर पाओ।
ठीक है, तो ये वाला सेशन को यही खत्म करते हैं और इसके साथ हम लोग का जर्नल नाम का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग सीखेंगे लेजर कैसे किया जाए। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ।